Hello students, welcome to James Orbit. I hope you all are doing well. So today we are going to finish our chapter Federalism. So today's topic of discussion is decentralization in India. तो इससे पहले हमने पढ़ा था फेडरलिज्म का मीनिंग, फेडरलिज्म का नेचर और फेडरलिज्म के फीचर्स। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, जिसमें हमने इंडिया के फेडरल फीचर्स पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड इन एनी कंट्री, और उसके बाद आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जीके के लिए भी, आपके सिलेबस के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। तो ध्यान लगाकर हम पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ये क्या चीज है जो हम पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं कि फेडरल सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जहां पे गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के दो लेवल्स तो हमें पता है, एक सेंटर और एक स्टेट। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं बार बार कि दो या दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं या कौन सा वो लेवल है जो दो से ज्यादा होगा, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के एक तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे दे दी जाती है, मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट पे दे दी जाती है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब लोकल गवर्नमेंट की प्लेसिंग कहाँ होती है, लोकल गवर्नमेंट कहाँ सिचुएट करती है इस अरेंजमेंट में, सेंटर स्टेट में। तो सेंटर स्टेट और स्टेट के बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, मतलब बड़े लेवल पे हो गया सेंटर, नेशनल लेवल पे। फिर आगे उसमें स्टेट्स, तो बहुत सारे स्टेट्स, तो स्टेट लेवल पे हो गई स्टेट गवर्नमेंट। और फिर हर स्टेट के अंदर हो गई एक लोकल गवर्नमेंट जो कि लोकल एरिया को देखेगी। तो सेंटर और स्टेट से पावर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पावर को हम बांट रहे हैं किसमें, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको हम कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऐसा हमने क्यों किया? सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से इफेक्टिवली जो है गवर्नेंस हो जाए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे इश्यूज हैं, हर स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, कुछ कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन हमारे यहाँ यूरोप की कंट्री से भी ज्यादा है। तो इतने बड़े बड़े स्टेट्स, इतनी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्स कंट्री में इश्यूज भी पैदा होंगे, इश्यूज भी उठेंगे, प्रॉब्लम्स भी तरह तरह की होंगी। तो वो प्रॉब्लम्स, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, तरह तरह के इश्यूज कैसे डील किए जाए इफेक्टिवली और स्पीडली, जल्दी से और एकदम मजबूती से, तो उसके लिए हमने लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाए, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आज भी ऐसे हैं जो कि लोकल लेवल पे ज्यादा अच्छे से समझे जा सकते हैं, शायद सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनका उस तरीके से उस प्रॉब्लम को ना जाना जा सके या उनका सोल्यूशन वैसे ना निकाला जा सके। तो लोकेलिटी के जो लोग होते हैं, जो लोकल लेवल के लोग हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को बेहतर समझ सकते हैं और वो अपने पॉलिटिकल लेवल पे, अपने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकें। इसलिए हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट को बनाया, जिससे कि हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे यहाँ लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंश्योर हो गया और हमारे पास थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जो कि है लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, तो ये लोकल डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस हमने बोला, ये कब हुआ? ये हुआ हमारे पास 1992 के बाद से। तो 1992 के पहले क्या था कि 1992 के पहले ये सब चीजें जानी जा चुकी थी कि भाई बहुत जरूरत है लोकल लेवल पे भी गवर्नेंस की, लोकल इश्यूज हैं जो कि आपस में समझाने चाहिए, आपस में सुलझने चाहिए। लेकिन क्योंकि इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑफिशियली नहीं हुआ था, तो जो पंचायत थी, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, वो रेगुलरली वहां पे इलेक्शंस नहीं होते थे, या अगर इलेक्शंस होते थे या वो लोकल बॉडीज अगर एग्जिस्ट करती थी, तो उनके पास इतनी रिसोर्स नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने गवर्नेंस को हैंडल कर सकें या अपना गवर्नेंस कर सकें। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे सपोज मानिए हम भाई बहन हैं, कजिन है, हमारे सिबलिंग्स हैं और हमारी मम्मी है और हमारे पापा हैं। तो अगर हम में कुछ इशू होता है तो हम सीधा पापा और मम्मी को ना जा करके उस इशू को आपस में सुलझा लें। हम में से कोई बड़ा है भाई बहन, तो हम उसको एक अथॉरिटी देते हैं, उसको जिम्मेदारी देते हैं कि हमारे बीच में ये लड़ाई हो गई और इसको हम आपस में सुलझा सके। क्यों? इससे सबसे पहले इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है
कि हमें उस इशू की पूरी जानकारी है। ऊपर से हमें किसी को ज्यादा डिटेल में बताना नहीं पड़ रहा कि हमारे बीच में दिक्कत क्या हुई है, और हम उस इशू को अपने ही लेवल पे अपने ही तरीके से सुलझा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन का, जो कि 1992 से पहले उतने स्ट्रांगली एग्जिस्ट नहीं करता था। जहां एग्जिस्ट करता था कुछ स्टेट्स में, तो वहां पे इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के पास इतनी पावर नहीं थी। फिर एक बहुत मेजर स्टेप लिया गया, एक मेजर अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। अमेंडमेंट मतलब चेंज लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो गई कि अब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होना अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो इस 1992 ने क्या क्या चेंजेस करी वो आज अब हम देखते हैं। सबसे पहले 1992 की चेंज ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो इलेक्शंस हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वो रेगुलरली होंगे। मतलब जितना टाइम पीरियड है उसके बाद वो इलेक्शंस रेगुलरली होंगे, बीच में गैप नहीं आएगा, बीच में लैग नहीं आएगा। दूसरा, जो ये लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, इनमें सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। इसमें हेड पोजीशन में भी और मेंबर पोजीशन में भी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। किन क्लासेस के लिए? शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सीट को रिजर्व किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए सीट को रिजर्व किया गया, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए सीट को रिजर्व किया गया, जिनसे कि उनको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एक गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में मिल सके। नेक्स्ट, बहुत ही इसका मेजर और इनोवेटिव स्टेप था कि यहाँ पे विमेन के लिए, औरतों के लिए सीट को रिजर्व किया गया। जी हाँ, 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे रिजर्व की गई, कि 1/3 सीट्स में, 1/3 ऑफ टोटल सीट्स पे सिर्फ विमेन ही इलेक्ट होंगी। तो ये बहुत अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप था, जो कि सिर्फ एग्जिस्ट करता है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही। अभी अभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये प्रोविजन नहीं है। फोर्थली, फिर क्या किया गया कि अब हमने ये तो कह दिया कि इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट होंगे, लेकिन इलेक्शंस को रेगुलरली कंडक्ट कराएगा कौन? इलेक्शंस का ब्यौरा देगा कौन? कौन उन सब चीजों को रेगुलेट करेगा? कौन सुपरवाइज करेगा? तो उसके लिए एक प्रोविजन बना स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पंचायत में और म्यूनसिपैलिटी में जो इलेक्शंस होते हैं उनको रेगुलरली कंडक्ट कराएगी, उनको सुपरवाइज करेगी, उनकी देखरेख करेगी और उनको रेगुलराइज करेगी। लास्टली हमारे पास क्या करा गया कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर कहाँ से लेती है? अब लोकल गवर्नमेंट जो पावर ड्राइव करती है, जो पावर अपनी लेती है, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये मैंडेट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी कुछ पावर्स, रेवेन्यू की पावर और भी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करेंगी। वो क्यों शेयर करेंगी? वो इसलिए शेयर करेंगी ताकि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होकर अपनी पावर को एंजॉय कर सकें, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस मिल सके, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिल सके। जैसे कि हमने देखा था कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होती है, सेंटर के पास ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है उनके पास। तो कुछ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के पास भी आ जाए। तो वो कैसे आएगी? जब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पावर, कुछ पावर जो है वो शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। अब ये पावर कितनी शेयर होगी, कितनी नहीं होगी, ये हर स्टेट पे अलग अलग डिपेंड करेगा। लास्ट, तो क्या है ये लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट? तो लोकल लेवल गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में 1992 की एक्ट से दो लेवल पे आया, एक गांव के लेवल पे और एक शहरों के लेवल पे। तो गांव लेवल पे जो आया उसको हमने बोला रूरल लोकल गवर्नमेंट या कि पंचायत राज, और जो शहरों के लेवल पे आया उसको हमने बोला म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो आज हम पढ़ते हैं पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट। देखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जो होगा वो होगी ग्राम पंचायत। हर गांव में या कुछ समूह गांव में, कुछ गांव मिले हुए होते हैं, कुछ अलग अलग गांव होते हैं, वहां पर हर गांव में एक ग्राम पंचायत प्रेजेंट होगी। ग्राम पंचायत में कौन लोग होंगे? ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर्स होते हैं। गांव को उस हिसाब से बांटा जाता है वार्ड्स में, और उनमें वार्ड मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। उन वार्ड मेंबर्स को हम कहते हैं पंच या सरपंच। अब वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? अब वो जो पंच हैं, वो जो सरपंच हैं, वो जो वार्ड मेंबर्स आ रहे हैं, वो आते हैं यहाँ पे इलेक्ट होके।
वो कैसे इलेक्ट होते हैं? वो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जो कि वोट दे सकते हैं, वो उन लोगों को इलेक्ट करते हैं। और ये ग्राम पंचायत जो होती है, ये गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। मतलब ये गांव के फैसले लेती है कि कहाँ पर क्या काम होना है, कहाँ पर क्या काम बंद होना है, कहाँ पर नया काम शुरू करना चाहिए। तो ग्राम पंचायत सबसे पहले लेवल पे होती है गांव में। दूसरा ग्राम पंचायत के ऊपर होता है ग्राम सभा। मतलब जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में, यानी ग्राम सभा की देख रेख में और ग्राम सभा की डायरेक्शन पर काम करती है। अब ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं जितने भी उस गांव में वोटर्स हैं, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो कि वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास? 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र। तो जितने भी वोटर्स हैं उस गांव में, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और ये ग्राम सभा जो है साल में 2 या 3 बार जरूर मिलती है। इसके मिलने का पर्पस क्या होता है? जिससे कि ये एनुअल बजट को ग्राम पंचायत के अप्रूव कर सके। अब एनुअल बजट क्या होता है? वो बजट, वो रिसोर्सेज जो कि ग्राम पंचायत को अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, डेली काम करने के लिए चाहिए, गांव में नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए, सड़कों के लिए चाहिए, सड़कें बनानी है, हैंडपंप लगवाने हैं, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, पक्के काम करवाने हैं। इस काम के लिए ग्राम पंचायत को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, जो भी बजट चाहिए, उसको अप्रूव करती है कौन? ग्राम सभा। और फिर ये ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के काम को रिव्यू भी करती है। जैसे ग्राम पंचायत ने जो जो काम करा, क्या वो सही किया, क्या ग्राम पंचायत ने जो काम उसको दे रखा था वो किया या नहीं किया, ये काम भी होता है ग्राम सभा का। तो पहले लेवल पे हमारे पास कौन हो गई? ग्राम पंचायत। और दूसरे लेवल पे हमारे पास कौन हो गई? ग्राम सभा। फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास आती है पंचायत समिति। अब कुछ ग्राम पंचायत जो है मिलके, कुछ ग्राम पंचायत या बहुत सारी ग्राम पंचायत को अगर ग्रुप कर दिया जाए तो वो मिलके बनाती हैं पंचायत समिति, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक या मंडल। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत को कुछ ब्लॉक के, कुछ समिति के, कुछ मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो लोग होते हैं, अब हमने देखा कि ग्राम पंचायत में लोग जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। फिर ग्राम सभा में लोग जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। अब पंचायत समिति में जो भी लोग जो है वो भी इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे कौन इलेक्ट करता है? यहाँ पे पंचायत के लोग, उस पर्टिकुलर एरिया के पंचायत के लोग पंचायत समिति में लोगों को इलेक्ट करते हैं। सपोज मानिए 4 ग्राम पंचायत को मिलके एक पंचायत समिति बनी, तो 4 ग्राम पंचायत मतलब 4 गांव आ गए उसमें। तो 4 गांव के जो लोग हैं, 4 गांव के पंचायत के जो लोग हैं, वो पंचायत के मेंबर जो है मिलके इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स को। अंडरस्टैंड? लास्ट सबसे ऊपर लेवल पे होता है हमारे पास रूरल लोकल गवर्नमेंट में जिला परिषद। अब जो ये पंचायत समिति होती हैं, पंचायत समिति और मंडल मिलाकर के बनाते हैं जिला परिषद। एक जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में ये पंचायत समिति ग्रुप होकर के बनाती हैं जिला परिषद। इसके भी बहुत सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। इसमें बहुत सारे मेंबर्स इलेक्टेड होने का मतलब ये है कि इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि अपॉइंटेड होते हैं, मतलब जिनको कि इलेक्ट नहीं किया जाता बट वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स इसके इलेक्टेड होते हैं। और जो इलेक्टेड नहीं होते वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा हमारे यहाँ लोअर हाउस है। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ जो लोकसभा है हमारे यहाँ पार्लियामेंट का हाउस। पार्लियामेंट होती है हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर, ये हमारी यूनियन लेजिस्लेचर होती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है हमारी, वो होती है हमारी स्टेट लेवल पर। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इस बॉडी का, इस जिला परिषद के पार्ट होते हैं और इसके मेंबर कहलाए जाते हैं वो भी। और अदर ऑफिशियल्स भी होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इसका पार्ट होते हैं, यानी जो लोकसभा के मेंबर्स नहीं है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो भी इनका पार्ट बनाए जाते हैं जिससे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। कुछ लोग इलेक्टेड हो गए, कुछ लोग बाय वर्च्यू ऑफ कि वो लोकसभा के मेंबर हैं और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो वो इसके मेंबर होंगे। और कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। फिर हर जिला परिषद जो हो गई उसका एक चेयरपर्सन होता है जो कि उसको हेड करता है, जो कि सारे मेजर डिसीजंस जो है वो लेता है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो जिला परिषद हमने पढ़ लिया। जिला परिषद जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट में सबसे अपर लेवल पे आता है। उससे नीचे आ गया हमारे पास पंचायत समिति, उससे नीचे आ गया हमारे पास
ग्राम सभा, और सबसे नीचे आ गया हमारे पास ग्राम पंचायत। ये था हमारे पास रूरल लोकल लेवल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब हम मूव ऑन करते हैं किस पे, अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है स्ट्रक्चर, वहां पे भी दो तरीके के हैं। देखिए, कुछ हम तीन तरीके से बांटते हैं ऐसे। विलेज होते हैं हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं गांव, फिर होते हैं हमारे पास टाउन्स, फिर होते हैं हमारे पास सिटीज। हम कहते हैं ना गांव, कस्बा और शहर। तो हमारे यहाँ जो कस्बे होते हैं, मतलब कस्बे वो एरियाज होते हैं जो कि ना गांव होते और ना शहर होते, बल्कि गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जो कस्बे हैं हमारे यहाँ, यानी जो छोटे शहर हैं, टाउन्स को हम छोटा शहर कह सकते हैं, जो छोटे शहर हैं वहां पे हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। और जो हमारे पास बड़े शहर हैं, बड़े शहर जैसे हमारे पास हो गया दिल्ली, हो गया हमारे पास मुंबई, हो गया, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनको हम बिग सिटीज़ कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम सब नाम सुनते भी हैं, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये दोनों जो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, इनका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम लेवल होता है। बस जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो टाउन्स में होती हैं, ये उन शहरों में होती हैं जो कि गांव की से हटकर शहरों की, बड़े शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ये ऑलरेडी बिग, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, इनमें हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। अब दोनों म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? वोटर्स के द्वारा। और इनका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। अब म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो म्यूनिसिपैलिटी का और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड की तो वहां पे हम बोलते हैं मेयर, और जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी की तो वहां पे हम कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट के हमारे पास दो तरीके से हो गया। एक हो गया छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोनों ही जगह लोग इलेक्ट किए जाएंगे वोटर्स के द्वारा, और इनके पॉलिटिकल हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहेंगे और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम मेयर कहेंगे। अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है? हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ रूरल लोकल गवर्नमेंट आ गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट आ गया, इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल स्टेप था इंडिया के लिए। और इसका हमें पता है कि जैसे जैसे पावर शेयर होती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, पावर उतनी ज़्यादा शेयर होती जाएगी, और पावर शेयर होगी तो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर मजबूत होगा, और फेडरलिज्म स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है मजबूत होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से, कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे 1992 के बाद जैसे ही ऑफिशियली लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन दिया गया। हमने पीछे देखा था ना कि हर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट जो है वो सिर्फ औरतों के लिए, सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, उस पे जो है सिर्फ विमेन ही इलेक्ट होंगी। तो ये बहुत एक इनोवेटिव स्टेप था विमेन एम्पावरमेंट की तरफ, कि अभी तक जहां हमारे पास थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था ही नहीं, और जब हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया तो वहां पे औरतों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी, जिनसे कि उनका रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल हो सके मेन के साथ। फिर अब देखा जाए टोटल हमारी कंट्री में जितनी भी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रन करते हैं, उनमें जो इलेक्टेड हेड्स हैं, उनके जो इलेक्टेड लोग हैं वो 36 लाख के अप्रोक्सीमेट हैं। 36 लाख का मतलब कि एक यूरोपियन नेशन की पॉपुलेशन, जो कुछ कुछ यूरोपियन नेशन है उनकी पॉपुलेशन तक 36 लाख नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पूरी कंट्री में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज में मिला करके कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? 36 लाख। तो ये ऑब्वियसली बहुत बढ़िया फिगर है और एक ग्रेट सक्सेस है कि हमारे यहाँ पावर को ऐसे शेयर किया गया कि हमारे यहाँ लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग लोकेलिटी में अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने पढ़ लिया कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आ रहा, तो दूसरा हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट क्या है। नेगेटिव रिजल्ट तो ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिविटी सिर्फ एक चीज में है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस का मैंडेट तो कर दिया कि इलेक्शंस तो रेगुलरली हेल्ड होंगे, उसके लिए हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी, लेकिन अभी भी ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती। हमने पढ़ा था ग्राम सभा में कि उनको 2 से 3 बार साल में मिलना होता है, किसके लिए? बजट को अप्रूव करने के लिए। लेकिन ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली मिलती नहीं है, मिलती हैं तो वो उस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं, तो उससे जो है वो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है।
दूसरा कि कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस तरीके से पावर को ट्रांसफर नहीं किया है लोकल लेवल पे, कि अब क्योंकि जब तक पावर नहीं होगी लोकल लेवल गवर्नमेंट के पास, लोकल बॉडीज के पास जब तक पावर नहीं होगी, जब तक वो उस तरीके से गवर्नेंस कर ही नहीं सकती। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ने पावर को जो है वो ट्रांसफर ही नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, तो वहां पर उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पाता। दूसरा, इनके पास लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स है। वही जब ना पावर ट्रांसफर नहीं हुई तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लोकल बॉडीज के पास अब रिसोर्सेज नहीं है तो काम कैसे होगा, पैसे नहीं तो काम कैसे। तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता, और वो लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उतना इफेक्टिवली, उतनी सक्सेस के साथ गवर्नेंस नहीं कर पाते। फिर अभी हमारे पास 1992 में ही ये कॉन्सेप्ट आया है, आज भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हमारे पास रिजर्वेशन के क्लॉजेस आ रहे हैं कि इतनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, इतना रिप्रेजेंटेशन होगा, और स्टेट्स को भी कहा जा रहा है कि पावर को ट्रांसफर किया जाए ताकि लोकल लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है इफेक्टिवली वर्क कर सकें, इफेक्टिवली काम कर सकें, लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकें। हर स्टेट में एक पैरामीटर हो, एक ऐसा स्केल हो जिसमें कि हर स्टेट जो है वो ट्रांसफर करे कुछ पावर। तो अभी भी हमारे यहाँ ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, अभी तक थोड़ी बहुत सक्सेस है, लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं कि हम एक आइडियल लोकल लेवल गवर्नमेंट में आ जाए। इससे पहले हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कहाँ पढ़ा था बच्चों? इससे पहले हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पढ़ा था पावर शेयरिंग में, बेल्जियम के एग्जाम्पल में। जब हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, और वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। जो जो वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है वही लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट अब आ गया है 1992 से, और अब चल भी रहा है। लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करनी है जिससे कि हमारा ये सिस्टम एक ह्यूज सक्सेस हो पाए, जिससे कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पे ही सारी प्रॉब्लम निपट जाए, हमें कोई दिक्कत ही ना है, हम ऐसा कहें ना कि ग्राम सभा नहीं हो रही या ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं होता। तो अभी हम बहुत दूर हैं कि इसको हम आइडियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना लें, लेकिन धीरे धीरे लोग और सरकार मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। हमारा आज ये चैप्टर खत्म हो गया लास्ट टॉपिक के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद अब हम मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा पॉलिटिकल पार्टीज। जब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, कुछ रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने स्टेट्स हैं, क्या है, बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, रिवाइज करें, पढ़ें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हर बार। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जब तक ध्यान रखें, सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड थैंक यू।